भगवान के डाकिए, जिसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्हें कहा जाता है ओज एवं वीर रस के कवि। दिनकर जी, जिनका जन्म माना जाता है 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामा गांव में, जिनका पालन पोषण उचित ढंग से हुआ और उन्हें आगे शिक्षा के लिए पटना भेजा गया। पटना से ही उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और तत्पश्चात शिक्षा ग्रहण करते समय उनका स्वतंत्रता की भावना उनके हृदय में जागृत हो गई और उन्होंने अनेक कविताओं की रचना की, जिनमें उनका अंग्रेजों के प्रति विद्रोह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसके कारण इन्हें विद्रोही कवि कहा जाता है। और जैसे ही हमें आज़ादी प्राप्त हुई तो इन्होंने देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत रचनाएं लिखी, जिनके कारण इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी रचना के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, आज हम पढ़ेंगे। भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कविवर के अनुसार पक्षी और बादल ये भगवान का संदेश पहुंचाने वाले संदेशवाहक हैं। डाकी का अर्थ है संदेशवाहक। पक्षी और बादल ये भगवान का संदेश पहुंचाने वाले संदेशवाहक हैं। जिस तरह डाकिया एक जगह का संदेश दूसरी जगह पहुंचाता है, उसी तरह से ही पक्षी और बादल भी भगवान का संदेश जन जन तक पहुंचाते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, जो एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश में जाते हैं, अर्थात उनके लिए सीमाओं का कोई भी बंधन नहीं होता और वे भगवान का संदेश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम तो समझ नहीं पाते कविवर क्या कहते हैं कि हम भगवान के द्वारा दिए गए संदेश को, कौन सा संदेश, विश्व बंधुत्व का जो संदेश है, उसको हम तो समझ नहीं पाते हैं। मगर उनकी लाई चिट्ठियां, जो वो चिट्ठियां लेकर आते हैं, पक्षी और बादल जो चिट्ठियां लेकर आते हैं, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मगर जो पक्षी और बादल चिट्ठियां लेकर आते हैं और उन चिट्ठियों में जो लिखा हुआ संदेश है, ये संदेश प्रकृति के विभिन्न उपादान यानी कि पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही समझ पाते हैं, क्योंकि वो क्या नहीं करते, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करते। इसी कारण वे भगवान के संदेश को आसानी से समझ जाते हैं। अब आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पर मैंने प्रयोग किया है पेड़ पौधे पानी पहाड़। तो यहाँ पे प आ गया, यहाँ प आ गया, यहाँ प आ गया, यहाँ भी प आ गया। तो कौन सा अलंकार हो गया आपका? अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो गया आपका। और यहाँ पर आप कहना चाहें कि प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ प्रसाद गुण है और थोड़ा सा प्रसाद गुण के माध्यम से ही उन्होंने विश्व बंधुत्व का संदेश दिया है कि सभी हमारे जितना भी संसार है, सभी क्या है, हम आपस में बंधु हैं, मित्र हैं। अगला पैरा देखिए आप, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो कविवर क्या कहना चाहते हैं? कविवर कहते हैं हम तो केवल यह आंकते मतलब समझते हैं, हम तो केवल यही समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध मतलब खुशबू, किसकी खुशबू? अपनी मिट्टी की खुशबू एक देश से दूसरे देश को भेजती है। क्या कहना चाहते हैं? हम तो केवल यही समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को अपनी मिट्टी की सुगंध भेजती है। हम किसका प्रयोग करते हैं? अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और यही समझते हैं कि मिट्टी की सुगंध ही एक देश से दूसरे देश में जाती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरती है। और वह सौरभ माने सुगंध, और वह सुगंध पक्षियों के, ठीक है, और वह सुगंध हवा के माध्यम से कहाँ पहुंच जाती है? हवा के माध्यम से पक्षियों के पंखों पर तैरकर, ठीक है, और वह सुगंध पक्षियों के पंखों पर, हवा के माध्यम से पक्षियों के पंखों पर तैरकर एक देश से दूसरे देश को पहुंच जाती है। तो हमने कहाँ से लेना है? यहाँ से शुरू करना है, फिर ये लाइन लेनी है, फिर ये लाइन लेनी है। दोबारा मैं बोल रही हूँ कि हम तो यही सोचते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को खुशबू भेजती है और वह खुशबू पक्षियों के पंखों पर, ठीक है, हवा के माध्यम से पक्षियों के पंखों पर बैठकर
दूसरे देश में पहुंच जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहना चाहती है, खुशबू किसका प्रतीक है? प्रेम और शांति का प्रतीक। यानी कि ये जो सुगंध है ये प्रेम और शांति का प्रतीक है। ये एक की जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और एक देश का भाप, यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि ये एक देश का भाप क्या हो गया कि यहाँ का एक देश का पानी भाप के माध्यम से, एक देश का पानी भाप के माध्यम से दूसरे देश में जाकर वर्षा के रूप में बरसता है। यहाँ कोई सीमा नहीं है। पानी ये नहीं सोचता कि मैं भारत का पानी हूँ तो मुझे दूसरे देश में जाकर नहीं बरसना। तो वो क्या कहते हैं कि एक देश का पानी भाप बनकर दूसरे देश में जाकर वर्षा के रूप में बरसता है। ठीक है, बनकर गिरता है मतलब वर्षा के रूप में बरसता है। यहाँ जिससे आपसी भेदभाव मिट जाता है। जिससे क्या होता है, आपसी जो भेदभाव है वो मिट जाता है और शांति, जो हमारे लिए शांति और सद्भाव के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे कि हमने क्या किया है। हमने इसकी हिंदी की है, परिभाषा की है, मैंने समझाया आपको। आप यहाँ पर देखेंगे तो अलंकार देखने की कोशिश करें तो दूसरे देश में यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। द आ गया तो अनुप्रास अलंकार हो गया। तो पक्षियों की पांखों पर यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो गया, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और जब मैं आपको परिभाषा करवाऊंगी तो मैं आपके साथ में इसके परिभाषा लिखने के लिए मैं आपको दूंगी। उसमें से आप मेन टिप्स भी बताऊंगी कि आप विशेष में क्या लिखेंगे, आप भावार्थ में क्या लिखेंगे, वो सारे टिप्स दिए जाएंगे आपको। धन्यवाद।